दुनिया का हर शौक़ पाला नहीं जाता। दुनिया का हर शौक़ पाला नहीं जाता। कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत से हो जाती है हर मुश्किल आसान। मेहनत से हो जाती है हर मुश्किल आसान, क्योंकि हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव। आज हम लोग साइंस में फिजिक्स ब्रांच के एक बहुत ही शानदार चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पदार्थ के सामान्य गुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बहुत ही शानदार चैप्टर है। चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो, ग्रुप डी, एनटीपीसी को, एयरफोर्स, एनडीए, यानी गवर्नमेंट एग्जाम कोई भी हो जिसमें साइंस आती है, तो समझ लीजिए कि यहाँ से कम से कम फिजिक्स से जो है 30 से 40% हर एक चैप्टर को कवर करके चलता है। पदार्थ के सामान्य गुण आप देखेंगे जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे सब आपको पता चल जाएगा। तो एकदम कंसंट्रेट होकर दोस्तों ध्यानपूर्वक पढ़िए। पदार्थ के सामान्य गुण, इसमें पहला हेडिंग है आपका द्रव्य या पदार्थ, जिसे कहते हैं मैटर। मैटर देखिए, एक होता है द्रव, लिक्विड, और एक होता है द्रव्य। द्रव्य क्या होता है? वे वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान हो और वह स्थान घेरती हो, और जो हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा छू सकते हैं और देख सकते हैं, उसे हम कहते हैं द्रव्य, यानी पदार्थ कहते हैं। समझ में आई बात? हमने क्या कहा? वे वस्तुएं जिसमें जो है द्रव्यमान हो और वे जो है स्थान घेरती हो, और हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा उसे छू सकते हैं और देख सकते हैं, उसे हम कहते हैं मैटर, यानी द्रव्य कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये मुख्यतः, देखिए ध्यान पे समझिए मेरे शब्द को, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस। मुख्यतः दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका ठोस, सॉलिड, एक होता है द्रव, लिक्विड, एक होता है गैस। ठीक, तो ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अगर पूछेगा कि द्रव्य कुल कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक ठोस, द्रव, गैस, ये 3 तो होते हैं। इसके अलावा एक प्लाज्मा होता है, 5वां बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन होता है। ठीक, तो दोनों जो लास्ट वाले यानी प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन होता है वो बाद में पढ़ेंगे, पहले ये तीनों देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बस यही जानना नहीं है कि ठोस यानी कि द्रव्य के 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। इसके अलावा और आपको जानना होता है, इसमें जानना है गतिज ऊर्जा किसकी सबसे ज़्यादा होती है, और जो है इसमें जो है लिक्विड किसका, मतलब कि प्रसार किसका होता है। देखिए, ठोस में ठोस के अणुए जो होते हैं, ठोस के अणु जो होते हैं एकदम पास पास होते हैं, पास पास होते हैं ना, पास पास एकदम। और द्रव के अणु जो होते हैं, द्रव के अणु होते हैं दोस्तों थोड़ा दूर दूर होते हैं, देखिएगा। और गैस के अणु सबसे दूर होते हैं। ठीक, तीनों मतलब ठोस, द्रव, गैस, तीनों में ठोस वाले अणु जो होते हैं सबसे पास पास यानी सघन होते हैं। द्रव वाले अणु जो है, यानी द्रव वाले अणु जो है ये थोड़ा दूर दूर होते हैं, और गैस वाले अणु सबसे ज़्यादा दूर दूर होते हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग एक एक करके समझते हैं कि गतिज ऊर्जा किसकी सबसे अधिक होती है और किसकी सबसे कम होती है। द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो हमने आपको बताया कि ठोस के कण एकदम सघन होते हैं, द्रव के थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं, और गैस के सबसे ज़्यादा दूर होते हैं। अब इसमें पूछता क्या है? पूछता है कि गतिज ऊर्जा बताइए इन तीनों में से सबसे अधिक किसका है, या पूछेगा आपका घनत्व किसका अधिक है, या पूछ देगा कि अंतर आणविक आकर्षण बल किसका अधिक है, या अंतर आणविक स्थान किसका है। अब इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए ध्यानपूर्वक देखिए, गतिज ऊर्जा किसकी अधिक होगी ज़्यादा, मतलब सबसे तेज कौन चलता है इन तीनों में से, तो कहेंगे कि गैस सबसे तेज चलता है, यानी गैस की सबसे अधिक होगी गतिज ऊर्जा, फिर उसके बाद द्रव की होगी, तब फिर उसके बाद ठोस की होगी। ये समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात को? ठोस चीज़ें एकदम स्लो चलेंगी इन दोनों के अपेक्षा, तो सबसे गति ऊर्जा कम किस में होगी? ठोस में होगी, और सबसे अधिक गैस में होगी, और दूसरे स्थान पे है द्रव।
यानी सबसे तेज हवा चलेगा ना। तो अब देखिए घनत्व तो किसका सबसे अधिक होगा, घनत्व तो मतलब कि जो है सिकुड़ा यानी कि सबसे सघन कौन है, तो कहेंगे ठोस। ठोस के अणु एकदम देखिए पास पास हैं कि नहीं, तो कहेंगे कि ठोस पहले सबसे यानी घनत्व तो ठोस का सबसे अधिक होगा, उसके बाद द्रव का होगा, फिर उसके बाद जो है गैस का होगा। अब देखिए अब ये तीसरा जो है अंतर आणविक आकर्षण बल, ये पूछ रहा है किसका अधिक होगा। सबसे ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए इन दोनों को, अंतर आणविक स्थान और अंतर आणविक आकर्षण बल, क्योंकि ये ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए अंतर आणविक आकर्षण बल क्या होता है, यह बराबर आपने देखा होगा जब गुरुत्वाकर्षण हम आपको पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे जी बराबर होता है m1 m2 अपान में r²। यही हमने कहा ना, बताया था कि दो पिंडों के बीच यानी अगर दो पिंड है जिनका द्रव्यमान m1 m2 है और उनके बीच की दूरी r है, तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे देखिए ये m1 और ये m2 है, ठीक, इनके बीच की दूरी जितनी कम होगी बल उतना अधिक लगेगा। आई बात समझ में। ये दूरी r है जिसे हम r से डिनोट करते हैं। r जितना कम यानी दूरी जितनी कम होगी लगने वाला बल उतना अधिक होगा। दूरी जितनी अधिक होगी यानी कि दो पिंडों के बीच में दूरी जितनी अधिक होगी लगने वाला बल जो है सबसे कम होगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे देखिए अब इनके अणु एकदम सटे सटे हैं, मतलब नज़दीक नज़दीक है। तो ये m1 है, ये m2 है। तो जब दोस्तों इनके बीच की दूरी छोटी है, कम है, तो लगने वाला बल सबसे अधिक होगा। यानी ठोस के सबसे अधिक यहाँ पे बल लगेगा, उसके बाद यहाँ पे लगेगा और सबसे कम बल यहाँ पे लगेगा। क्यों? क्योंकि इनके अणु सबसे दूर दूर है। जब अणु दूर दूर है तो इनके बीच की दूरी भी अधिक होगी। जब दूरी भी अधिक होगी तो लगने वाला बल भी इनके बीच का कम होगा। तो यहाँ पे देखिए तब आणविक अंतर आणविक आकर्षण बल यानी कि बल सबसे अधिक किस में लगेगा, ठोस में लगेगा। फिर उसके बाद किस में लगेगा, द्रव में लगेगा। फिर उसके बाद किस में लगेगा, कहेंगे गैस में लगेगा। ठीक, अब लास्ट है अंतर आणविक स्थान, मतलब कि दो पिंडों के मतलब दो अणुओं के बीच में कौन सबसे ज़्यादा किसमें ज़्यादा स्थान छूटा है, यानी कि किसमें ज़्यादा खाली स्थान है। तो कहेंगे कि इनके अणु ज़्यादा दूर दूर है तो इनमें स्थान ज़्यादा है। इसके बाद दूसरे स्थान पर ये आते हैं और लास्ट में ये आते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अणु के स्थान जो है एकदम सघन है। तो सबसे ज़्यादा किसमें है, गैस में है। फिर उसके बाद द्रव में है, फिर उसके बाद ठोस में है। ठीक, समझ में आ गया। ये तीनों गतिज ऊर्जा, घनत्व, अंतर आणविक आकर्षण बल, अंतर आणविक स्थान। अंतर आणविक आकर्षण बल का मतलब कि दो पिंडों के बीच लगने वाला बल। तो दो पिंडों के बीच लगने वाला बल दो अणुओं के बीच की न्यूनतम दूरी अगर सबसे कम होगी तो लगने वाला बल सबसे अधिक होगा। तो ठोस में सबसे कम है तो लगने वाला बल सबसे अधिक, उसके बाद द्रव, फिर गैस। और ये अंतर आणविक स्थान यानी कि सबसे ज़्यादा दूर कौन अणु हैं, गैस के, फिर उसके बाद द्रव, फिर उसके बाद गैस, अरे ठोस लास्ट में। इतना हम विस्तृत से इसीलिए बता रहे हैं, पीछे के क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ठीक, तो ये तीनों पर द्रव यानी द्रव्य या पदार्थ के मैटर की तीन अवस्थाएं होती थी। तीनों अवस्थाओं को हमने बता दिया। अब हम लोग चलते हैं, इसकी दो और अवस्थाएं हैं जो प्लाज्मा और एक बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं उसे। चौथी अवस्था होती है द्रव्य की प्लाज्मा जिसे कहते हैं। अब आपसे ये भी पूछेगा क्रम वाइज जानिए। चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है, पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये एक आयनिक अवस्था होती है। आयनिक अवस्था मतलब आयनिक अवस्था का मतलब इसमें धनायन और ऋणायन दोनों होता है इसके अवस्था में। यानी इनके बीच अणुओं के बीच लगने वाला जो बल होता है प्लस माइनस में होता है, प्लस माइनस में होता है। यानी ये पूछेगा आपसे कि द्रव्य की कौन सी ऐसी अवस्था है जो आयनिक अवस्था है। यानी आयनिक अवस्था का मतलब कि उनके अणुओं के बीच में प्लस और माइनस लगता है। तो कौन सी अवस्था है, प्लाज्मा अवस्था है। और देखिए इसका ताप होता है दोस्तों 20,000 डिग्री सेल्सियस।
20,000 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हैं कितना अधिक ताप होता होगा। 1500 से 1550 डिग्री सेल्सियस पे आपका लोहा पिघलने लगता है और 17 से 17.5 1800 के 1800 डिग्री सेल्सियस पे स्टील पिघलने लगता है। तो सोच सकते हैं ये 20,000 डिग्री सेल्सियस होता है इसका तापमान यानी प्लाज्मा का। तो ये कहाँ प्रयोग होता है? ये नाभिकीय रिएक्टर में प्रयोग होगा। लिखिए इसको, ये नाभिकीय रिएक्टर में प्रयोग होगा। और इसका ऊष्मा कहाँ से निकलती है? सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछने वाला, सूर्य और तारों के बीच, तारों से जो ऊष्मा ऊर्जा निकलती है, जो चमक होती है, वही यहाँ से निकलती है, प्लाज्मा के कारण निकलता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा सूर्य और तारों में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है कहाँ से होती है? प्लाज्मा के कारण होती है। क्यों? क्योंकि इसका तापमान 20,000 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर? और ये नाभिकीय रिएक्टर में भी प्रयोग होता है इसका। अब तो हो गया ये प्लाज्मा, चौथी अवस्था इसकी। अब पांचवा अवस्था देखते हैं हम लोग, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। द्रव्य यानी पदार्थ की पांचवी अवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक, तो हमने जो अभी चौथी अवस्था प्लाज्मा बताया था आपको, तो वहाँ पे ये प्लाज्मा एक बायोलॉजी में होती है, बायोलॉजी में भी होती है प्लाज्मा। तो वो प्लाज्मा नहीं है, ये प्लाज्मा दूसरी अवस्था होती है, द्रव्य यानी पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। इसमें हमने कहा कि 20,000 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान होता है। अब ये कहेंगे कि पाया कहाँ जाता है? पाया ये जाता है कि जब कोई तापमान जो है 20,000 डिग्री सेल्सियस के पार पहुँच जाता है या उतना पहुँच जाता है, तो वो समझ लीजिए कि पदार्थ की चौथी अवस्था कहलाती है, प्लाज्मा कहलाती है। और वैसे अगर कहेंगे डायरेक्ट कहाँ पाया जाता है, तो सूर्य, हमने बताया आपको, सूर्य और तारों के बीच में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये प्लाज्मा अवस्था वो कहलाती है। प्लाज्मा अवस्था के कारण ही उत्पन्न होती है। और नाभिकीय रिएक्टर में जब इसका प्रयोग किया जाता है, जब ताप दिया जाता है, तो 20,000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दिया जाता है, तो वही प्लाज्मा अवस्था के कारण ही दिया जाता है। ठीक, तो ये अब हम लोग पांचवी अवस्था देखते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये इसकी खोज जो है 1920 में जो है सत्येंद्रनाथ बोस ने की थी। खोज पूरा नहीं कर पाए थे, अधूरा था। तो इसी आधार पर जो है आइंस्टीन ने ये भविष्यवाणी की कि भविष्य में ऐसा हो सकता है कि पदार्थ की पांचवी अवस्था हो, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। और ये कुछ समय बाद जो है ये दो वैज्ञानिक हैं, कार्नेल वी मैककेटलर, ये दोनों वैज्ञानिक इसको सत्य करते हैं कि हाँ ये पांचवी अवस्था पदार्थ की है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो इसीलिए इन दोनों को नोबेल पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब ये आपसे भी पूछेगा एग्जाम में कि बताइए बोस-आइंस्टीन इस पदार्थ की खोज करने के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो कार्नेल वी मैककेटलर को दिया गया। क्लियर? अब ये आपको पदार्थ की सामान्य गुण में द्रव्य की पांचों अवस्थाएं हमने आपको बता दिया। पदार्थ के सामान्य गुण में पदार्थ यानी मैटर और द्रव्य, ये दोनों चीज़ एक ही है। तो हमने इनके बारे में समझा कि कितनी अवस्थाएं होती हैं, क्या क्या होता है। यहाँ से कम ना तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखेंगे क्वेश्चन पेपर, तो आपको पता चलेगा। सिर्फ यही नहीं देता कि बताइए जो है पदार्थ की यानी कि द्रव्य की कितनी अवस्थाएँ होती है। हमने आपको बताया ना कि क्या क्या उसमें कैसे तोड़ के देता है कि बताइए गतिज ऊर्जा किसकी अधिक होती है, आयनिक अणुओं के बीच में किसके स्थान ज़्यादा होते हैं। ये सब ऐसे क्वेश्चन बना के अब दे रहा है। ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हमने अब आगे पढ़ेंगे पदार्थ के सामान्य गुण। ठीक, आगे देखते हैं, बहुत ही शानदार चैप्टर होने वाला है। तो एकदम कंसंट्रेट होके दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत शानदार चैप्टर होने वाला है। यहाँ से कम 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।